हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 3 विद्युत धारा की। इसमें अपने कुछ टॉपिक पढ़ लिया था। पार्ट नंबर 7 में हम बात करेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इस संयोजन में जितने भी प्रतिरोध है उनका एक बिंदु एक संधि से और दूसरा बिंदु दूसरी संधि बिंदु से संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका मैं चित्र बनाता हूँ। जैसे तो यहाँ पे अपने प्रतिरोध ले लिया, यहाँ पे एक प्रतिरोध R1 ले लिया, दूसरा प्रतिरोध R2 ले लिया और तीसरा प्रतिरोध क्या ले लिया R3। यहाँ पर तीन प्रतिरोध ले लिए समांतर क्रम में। ये वाला प्रतिरोध R1 हो गया, ये R2 और ये वाला प्रतिरोध R3। इधर नीचे क्या ले लिए एक बैटरी और बैटरी से कुंजी को संयोजित कर दिया और इस परिपथ में क्या कर दिया धारा प्रवाहित कर दिया। इधर से धारा आई जा रही है तो यहाँ पे तीन रास्ते बिछड़ रहे हैं तो तीनों रास्ते में धारा का मान क्या होगा अलग अलग हो जाता है। I1 I2 I3 वापस निकलेगा तो क्या हो जाएगा I, ये प्लस ये माइनस और इसका विभवांतर क्या हो जाएगा V। इसमें क्या लिखना है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक बिंदु एक संधि से और दूसरा बिंदु दूसरे संधि से संयोजित किया जाता है। जो समांतर क्रम संयोजन होता है इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होता है सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होता है, जबकि विभव पतन का जो मान होता है सभी प्रतिरोधों में क्या होता है समान होता है। तो यहाँ पे कुल धारा की बात करेंगे। सबसे पहले सभी प्रतिरोधों में कुल धारा, तो कुल धारा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण नंबर क्या दे दिया 1। तो सबसे पहले R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो अपने को पता ओम के नियम से V बराबर IR होता है तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ पे धारा I1 है, विभवांतर का मान, इसमें जो विभव पतन है वो V रहेगा तो V बटा प्रतिरोध क्या हो जाएगा R1। इसे दे देंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद में R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या मान लिया I2 तो क्या जाएगा V अपॉन R2। समीकरण नंबर दे दिया 3। इसी प्रकार R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या मान लेंगे I3 तो क्या जाएगा V अपॉन R3। समीकरण नंबर दे दिए इसे 4। अब यहाँ पे क्या बात करेंगे, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो प्रवाहित धारा, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। समीकरण नंबर दे देंगे इसे 5। इक्वेशन नंबर 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 2 3 4 व 5 से मान रखने पर, यहाँ पे मान रखते हैं तो यहाँ पे I की जगह रख देंगे V अपॉन R बराबर आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 प्लस V अपॉन R3 देख ले रहे हैं यहाँ पे। तो सब में ऊपर से कॉमन लेते हैं तो ऊपर से कॉमन आ गया V, तो अंदर क्या जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। यहाँ से B से भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो ये प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र प्राप्त हो गया। इसके बाद में यदि n प्रतिरोधों के लिए करते हैं, n प्रतिरोधों के लिए, तो n प्रतिरोधों की बात करेंगे तो Req तुल्य प्रतिरोध Req मान लिया क्या हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस डॉट डॉट 1 बटा Rn हो जाएगा। तो ये तुल्य प्रतिरोधों के लिए आ गया। अब यहाँ पे इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो नंबर 1 ही लिख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में विभव पतन का मान समान रहता है। इसमें विभव पतन का मान समान रहेगा। नंबर 2 लिख सकते हैं समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है, सभी में धारा का मान अलग अलग रहेगा। तो नंबर 3 धाराओं का अनुपात,
धाराओं का अनुपात। यहाँ पे देखो इधर I1 I2 I3 सब में V आ रहा तो V1 भी आसान ले लेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा I1 का अनुपात I2 का अनुपात I3 का अनुपात बराबर 1/R1 का अनुपात 1/R2 का अनुपात 1/R3 का अनुपात। नंबर 4 बात करेंगे व्यय शक्ति। तो व्यय शक्ति की बात करेंगे तो अपने पता सूत्र होता है P बराबर VI और जो कि I बराबर अभी सूत्र है अपने पास V/R। तो यहाँ पे रखेंगे तो P बराबर V गुना V/R। तो P बराबर क्या हो जाएगा V²/R। तो P1 R1 के लिए करेंगे R1 के लिए तो P बराबर क्या जाएगा P1 बराबर V²/R1। R2 के लिए करेंगे तो R2 के लिए तो P2 बराबर क्या जाएगा V²/R2। इसी प्रकार R3 के लिए करेंगे तो R3 के लिए क्या जाएगा P3 बराबर V²/R3। तो ये वाला मान अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पे शक्ति का अनुपात निकालेंगे तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/R1 का अनुपात 1/R2 का अनुपात 1/R3 का अनुपात। तो ये क्या आ जाएगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन था। अगला जो टॉपिक अपना है वो है विद्युत सेल। बहुत अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल की अपन बात करते हैं तो विद्युत सेल क्या होता है एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो यहां पे देखते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल विद्युत सेल। विद्युत सेल की अपन बात करते हैं तो ये क्या होती है यह एक ऐसी युक्ति है यह एक ऐसी युक्ति है यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि दो टर्मिनलों को या दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। तो इसकी बनावट की बात करें बनावट रूप इसकी बनावट की बात करते हैं तो एक पात्र ले लिया। इस पात्र में क्या है कि दो यहाँ पे विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया। क्या भर दिया विद्युत अपघट्य आयन हो गया। यह विद्युत अपघट्य पदार्थ विद्युत अपघट्य पदार्थ। यहाँ पे क्या होती है कि दो छड़ें होती है धात्विक छड़ें। ये दो छड़ हो गई दो धात्विक छड़ें हो गई। थोड़ी पतली बनानी पड़ेगी नेगेटिव को। ये दो धात्विक छड़ें हो गई। इसे ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। इसे बोलते हैं एनोड और इसे क्या बोलेंगे कैथोड। तो सबसे पहले लिख सकते हैं क्या लिखेंगे कि जो दो धात्विक छड़ें हैं इन्हें क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड। जो दोनों धात्विक छड़ें इन्हें क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो धनावेशी छड़ होती है वो एनोड होता है और जो ऋणावेशी छड़ होती है वो क्या होता है कैथोड होता है। इनको विद्युत अपघट्य पदार्थ में डुबाए रखता है। जो दोनों छड़ें रहेगी उन दोनों को किसके में रखा जाता है विद्युत अपघट्य में और छड़ों को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों को किस में डुबा रखे हैं विद्युत अपघट्य में। जैसे ही दोनों छड़ें हैं या दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्युत उपकरण से संयोजित करते हैं तो इसमें क्या होने लगती है धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये क्या कहलाता है विद्युत सेल। अब जो विद्युत सेल के प्रकार की बात करेंगे तो विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। प्रकार एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक
सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है? वह सेल जो एक बार ही काम में लिया जा सकता है। वह सेल जो एक बार ही काम में लिया जा सकता है, कौन सा सेल कहलाएगा? प्राथमिक सेल। अर्थात एक बार निरावेशित, निरावेशित का मतलब डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा इसे चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? प्राथमिक सेल। दूसरा है नंबर 2, कौन सा? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या कहलाएगा? कि वह सेल जिसे बार बार उपयोग में लिया जा सकता है, क्या कहलाता है? द्वितीयक सेल। अर्थात एक बार डिस्चार्ज होने के बाद, मतलब डिस्चार्ज का मतलब है निरावेशित होने के बाद इसे पुनः क्या किया जा सकता है? आवेशित किया जा सकता है। प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा शुष्क सेल, लेक्लांची सेल, डेनियल सेल और वोल्टियर सेल। ये सभी सेल किसमें आ जाते हैं? प्राथमिक सेल में। द्वितीयक सेल की बात करते हैं तो सीसा संसायिक सेल, जैसे अपने मोबाइलों में जो बैटरी हो गई, इनको क्या करते हैं? जैसे डिस्चार्ज होता है पुनः चार्ज कर लेते हैं, फिर जैसे डिस्चार्ज होगा पुनः चार्ज कर लेते हैं। तो ये तो क्या आती है? एक बार। ये तो यूज में कितनी बार आती है? वन टाइम। और ये मेनी टाइम, बहुत बहुत समय काम में आती है। तो ये था सेल। अब यहाँ पे बात करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। सेल के विद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो थोड़ी सी भी मार्केट में यूं डाल लेते हैं पहले। सेल का विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे सेल का विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? इसके फॉर्मूले से समझो बेटा। इसका जो संकेत होता है, इसका संकेत कैपिटल ई या EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे ये याद रखो, E बराबर होता है W नेट। नेट का मतलब होता है कुल अपॉन Q नॉट। तो इसकी डेफिनेशन इससे निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? किसी प्रति एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ का मतलब सेल सहित प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। क्या है? प्रति एकांक धन आवेश को संपूर्ण परिपथ या पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल। यदि इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल अपॉन कूलम। इसे लिख सकते हैं वोल्ट भी लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? वोल्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी बीमा की बात करते हैं। बीमा, तो इसकी बीमा देखो, कार्य की बीमा क्या होती है? M1L2 T-2 और आवेश की बीमा होती है वो होती है A1 T1। तो इसे सोल्व करेंगे तो M1L2 T माइनस, देखो नीचे एक प्लस को ऊपर गया तो माइनस का, तो T-3 A-1, ये क्या आ जाएगी? इसकी बीमा। इसके बाद में बेटा बात करते हैं सेलों के विद्युत वाहक बल की। सेलों का विद्युत वाहक बल, भाई अलग अलग सेल है, उनका विद्युत वाहक बल कितना होता है? जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। जो शुष्क सेल है उसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है? 1.5 वोल्ट। और जो लेक्लांसी सेल है, लेक्लांसी सेल, इसका भी जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। कितना होता है? 1.5 वोल्ट। और जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 1.08 वोल्ट। 1.08 वोल्ट। और अपन बात करें यदि एक सेल और अपना वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल की बात करते हैं तो इसका भी कितना होता है? 1.08 वोल्ट। तो ये सेलों का क्या था? विद्युत वाहक बल था। इसके बाद में बात करते हैं कि यदि मान लो धारा धन से ऋण की तरफ प्रवाहित हो रही है, किसकी तरफ? धन से ऋण की तरफ या ऋण से धन की तरफ। धारा धन से ऋण की तरफ प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे देखो मैं एक चित्र बना के बता देता हूँ। जैसे
ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, धारा धन से ऋण की तरफ जा रही है। तो इस स्थिति में जो धन से ऋण प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब बैटरी से क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो इस स्थिति में ये वाली स्थिति होती है निरावेशित। कौन सी होती है, निरावेशित। निरावेशन वाली स्थिति होती है मतलब डिस्चार्ज वाली स्थिति होती है। तो देखो विद्युत वाहक बल की बात करते हैं। विद्युत वाहक बल जो लास्ट वाला सिरा होता है तो ई का जो मान आएगा वो कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक। कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक। और जब धारा की दिशा, धारा की दिशा मान लो ऋण से धन की तरफ आ रही है, उल्टी प्रवाहित हो रही है, तो इस स्थिति में जो ई का मान रहेगा वो क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। धनात्मक कहने का मतलब लास्ट वाला जो बैटरी का सिरा आएगा टर्मिनल, उस टर्मिनल पर निर्भर करती है। यदि धारा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ प्रवाहित हो रही है, धारा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो इस स्थिति में जो विद्युत वाहक बल रहेगा वो तो क्या रहेगा, ऋणात्मक। तो इस स्थिति में क्या हो रही है, बैटरी धारा प्रवाहित हो रही है तो बैटरी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो रही है।